हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। मैं के राहुल, आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटोर। हम आपने आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसके हिस्टोलॉजी और कुछ एक फिजियोलॉजी के पार्ट को। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है ये, तो इस सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, इष्टजनों के साथ शेयर कर लीजिए, इनवाइट कर लीजिए फटाफट से। अभी कुछ ही सेकंड्स में हम अपना ये इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन आंसर सेगमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ हम एमसीक्यूज करेंगे, सो दैट कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली एमसीक्यूज पर ना आए कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। वैसे तो उम्मीद है आप लोगों ने अपनी अभी तक की अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रखी होगी। हम उसे थोड़ा सा और शार्प बनाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी और उसके फिजियोलॉजी के पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल पे इनवाइट कीजिए। आप सब मिलकर इस सेशन का जो है वो आनंद लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। चलिए, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकार की मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो मॉर्फोलॉजी में हमारा जो अध्ययन होता है वो है कि बाहरी रूप से किसी पादप की संरचना कैसी है, कितने भागों में बटा हुआ है, क्या फिर उनके अंदर किसी और तरह के बनावट की या उसकी रचना में कोई बदलाव हुआ है ना। तो इस बाहर रूप को जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक आइडियल सा पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? तो नोड, इंटरनोड। नोड जो होते हैं, जैसे अगर सपोज ये करो कि ये मैं एक गन्ने का मान लो ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना हद तक सही बन पाता है और आप लोगों को समझ में आ पाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जड़ें सी निकली होती हैं गन्ने के इन गांठों के पास से। ठीक है, तो इन्हीं गांठों को हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं इसे? ये कहलाते हैं नोड्स। ये क्या कहलाते हैं? नोड्स। और इनके बीच में, दो नोड्स के बीच में जो जगह होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स ये जो है ये खासियत है स्टेम यानी कि तना की। ये जड़ों में नहीं होता, पत्तियों में नहीं होता, फूलों में नहीं होता, ये सिर्फ तना में होता है। ठीक है, स्टेम में होता है। ओके, ये हमारा जमीन का लेवल है। जमीन के नीचे जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रूट यानी कि जड़ या मूल। ठीक है, और जमीन के ऊपर जो होता है उसे हम सूट सिस्टम कहते हैं। तो जमीन के नीचे जो है इसे रूट सिस्टम, जिसमें बेसिकली अलग अलग तरह के रूट्स ही आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे रूट्स आते हैं। और सूट सिस्टम, अब सूट जो एरियल पार्ट यानी वायवीय भाग जो पौधों का है, हम उसे सूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये जो वायवीय भाग है, एरियल पार्ट है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल बताते जाइए। पहला स्टेम, वेरी गुड। दूसरा, इसमें आपको लीव्स देखने को मिलती हैं, फ्लावर्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आ जाती है सूट, है ना। इनको एक साथ मिलाकर हम क्या कह देते हैं? सूट। तो सूट सिस्टम, है ना। तो इसके अंदर स्टेम है, लीफ है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने अब अगले स्लाइड की तरफ। तो ये एक बीज जो हम रोपते हैं, जब बीजारोपण करते हैं मिट्टी में, तो ये समझ लो, तो ये क्या होता है? जैसे एक चने का भी आप देखेंगे तो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। तो ऐसे बीज जिसमें इस तरह से दो पार्ट बने हुए होते हैं, इन्हें हम द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडनस सीड कहते हैं, है ना। सिंपली डाइकोटिलिडन्स भी कहते हैं। जैसे चना है, मटर है, आम है, लीची है, तो ये सभी हमारे डाइकोट्स के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके सीड्स ना एक ही बीजपत्री से बने होते हैं, जिन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है या मोनोकॉटिलिडन्स कहा जाता है। तो उसके जो कॉटिलिडन होते हैं एक ही होते हैं। इसको ऐसे दो पार्ट, इक्वल पार्ट में आप आसानी से स्प्लिट नहीं कर सकते। वो क्रश हो जाएगा लेकिन इस तरह से टूटेगा नहीं दो हाफ में। जैसे मक्के का बीज है, चावल है, गेहूं है, तो ये सारे हमारे मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं, मोनोकॉटिलिडनस कहलाते हैं, एक बीजपत्री।
ठीक है। तो इसमें एक हमारा ये प्लूम्यूल और दूसरा रेडिकल होता है। तो R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, ऐसे याद रखिए। तो रेडिकल से जो डेवलप होता है, जो विकास होता है, वो रूट सिस्टम का विकास होता है। तो प्लूम्यूल से किस चीज का विकास होगा? तो ये हमारा सूट सिस्टम का विकास होगा। यहाँ प्लूम्यूल, तो जब हम किसी बीज को लगाते हैं तो उसके अंदर ये दो पार्ट हमें देखने को मिलता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल जो है वो एरियल पार्ट या आप कह सकते हैं सूट सिस्टम को डेवलप करता है। रेडिकल हमारा रूट पार्ट या सब अंडरग्राउंड पार्ट को डेवलप करता है। ठीक है। इसी कॉटिलिडन्स के अंदर जो होता है वो क्या है, जब तक देखो ये प्लांट्स बड़े नहीं हो जाएंगे, ठीक है, और इनकी जड़ें स्थापित नहीं हो जाएंगी, पत्तियां कुछ इतनी ना निकल जाएं कि वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कर पाए, तब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। इनको नरिशमेंट, पोषण चाहिए। वो पोषण जो है यही कॉटिलिडन्स इन्हें देते हैं। ठीक है। तो इन कॉटिलिडन्स के अंदर इतने नरिशमेंट रहता है, इतना भोज्य पदार्थ समझ लो संग्रहित रहता है कि जब तक इनकी जड़ें जमीन में जम ना जाएं और पत्तियां विकसित ना हो जाएं और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को शुरू न कर दें, ये इनको खाना देते रहते हैं। लेकिन अगर मान लिया कोई पौधा बहुत डिले कर जाता है इस काम को करने में और उसके पहले ही इसका जो संग्रहित भोजन है, जो रिजर्व फूड है, अगर ये खत्म हो गया तो फिर वो प्लांट मर जाएगा, है ना। क्योंकि अभी तक मान लो उसके रूट्स नहीं जमे हैं, पत्तियां नहीं इतनी विकसित हुई हैं कि प्रकाश संश्लेषण कर पाए, और रिजर्व खाना ये तो लिमिटेड है ना भाई, ये तो बहुत ज्यादा है नहीं कि जब चाहे जितना चाहे ले सके। तो रिजर्व फूड के खत्म होने तक, इस संग्रहित भोजन के खत्म होने तक पौधे को अपने आप को प्रकाश संश्लेषण के काबिल बना लेना होता है ताकि वो अपना खाना अब बना सके। ठीक है। चलिए, तो हम अब पहली बात करते हैं इसमें रूट की, यानी मूल की, जड़ों की। ठीक है। तो जड़ जो है दो तरह की होती है, एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट। ठीक है। टैप रूट ये बेसिकली जो हमारा रेडिकल अभी बताया था, तो रेडिकल से जो रूट निकलता है ये कहलाता है टैप रूट। ठीक है। और ये प्राइमरी होता है। फिर इससे फिर ब्रांचेज जो निकलती हैं ये सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं, द्वितीयक जड़ें कहलाती हैं, ये सेकेंडरी कहलाती हैं। ठीक है। फिर इनसे जो और ब्रांचेज निकलती हैं, है ना, धीरे धीरे ये झाड़ जैसा बनता चला जाता है, तो ये तृतीयक रूट या टर्शरी रूट्स कहलाती हैं। लेकिन कुछ पौधों में, खासकर जैसे घास की बात कर ले, गेहूं की, चावल की, इन सबों की बात करें तो क्या होता है, इनमें जो पहले टैप रूट निकलता है रेडिकल से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर दूसरा एक बिल्कुल झाड़नुमा जड़ निकलता है, इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, या इसे ही हम कह देते हैं झखड़ा मूल या जड़। ठीक है। झखड़ा मूल या जड़। ठीक है। और टैप रूट, इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है मुसला जड़ या मुसला मूल। ठीक है। तो ये मुसला जड़ है। तो जितने भी आपके द्विबीजपत्री हैं यानी डाइकोटिलिडनस प्लांट्स हैं उसमें टैप रूट होता है। जितने भी मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स हैं उनमें फाइब्रस रूट देखने को मिलता है। टैप रूट जमीन में काफी गहराई तक चला जाता है, फाइब्रस रूट ये इतनी गहराई तक नहीं जाता, ऊपर ऊपर ही रहता है। कभी आप घास को उखाड़ेंगे या गेहूं या चावल के पौधों को आप उखाड़ के देखेंगे तो इनके जड़ इतने गहराई तक नहीं रहते और बड़े झब्बेदार होते हैं, है ना, रेसेदार होते हैं। तो ये दो पार्ट्स हो गए रूट के। अब हम देख रहे हैं क्या, एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन। एडवेंटिटियस यानी कुछ सहायक जड़ें भी निकलती हैं। एक तो टैप रूट हो गया मूल उसका, जो रेडिकल से निकलता है। रेडिकल के अलावा अगर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से जड़ विकसित होता है तो हम उसे एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं, है ना। ये सहायक जड़ें होती हैं जो पौधों को कुछ और विशेष कह सकते हो कि प्रक्रिया में इन्वॉल्व करता है, उसमें उसकी मदद करता है। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन फॉर जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, तो कुछ ऐसी जड़ें हैं जो इस तरह से रूपांतरित होती हैं, मॉडिफाई अपने आप को करती हैं कि वो सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, एक यांत्रिक सपोर्ट देता है। जैसे मान लो कई बार हम क्या देखते हैं, पौधे के डाल अगर झुकने लगते हैं ना तो हम अपनी तरफ से ऐसे डंडा लगा देते हैं उसमें ताकि वो झुक के नीचे ना आ जाए, है ना। आप देखेंगे कई बार फलों के सीजन में जब ज्यादा फल लग जाता है पौधों पर तो उनकी डालियां थोड़ी नीचे झुक जाती हैं,
ठीक है। तो डर लगता है कहीं नीचे झुक के डाली टूट गई तो ये सारा फल बर्बाद हो जाएगा। या एक डर और लगता है कि ज़्यादा नीचे झुक जाएगा तो जो शरारती बच्चे हैं वो उछल कूद करके वो फल तोड़ देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो वो डंडा लगा के उसको थोड़ा ऊपर, तो वो भी क्या है, एक मैकेनिकल सपोर्ट। तो ऐसा ही एक मैकेनिकल सपोर्ट हमारा जो है ये बरगद है ना, ये हमारा क्या है, बरगद का प्लांट है। तो बरगद पौधा है, बैनियान ट्री। तो इसमें क्या है, ये निकला हुआ है पिलर के जैसा है ना, देखो ब्रांचेस दूर दूर तक जाती हैं, इसकी दूर दूर तक ब्रांचेस जाती हैं, काफी मोटी और भारी होती हैं इनकी शाखाएं। तो मेन प्लांट से जब ये दूर जाएगा तो ये झुक के गिर जाएगा। तो घर में भी अगर आप छज्जा निकालते हो तो क्या आप बहुत दूर तक छज्जा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अगर आपको बहुत दूर तक छज्जा निकालना है, फिर छज्जा नहीं, आप ये समझ लो उसको फिर पिलर का सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी वो छज्जा टिका रह पाएगा, नहीं तो वो कमजोर होगा, गिर जाएगा। थोड़ा बहुत दूर तक तो जा सकता है। तो ऐसे ही है, छोटी छोटी ब्रांचेस तो बिना सपोर्ट के निकल सकती हैं दूर तक, लेकिन अगर बहुत लंबी शाखाएं उसकी बन रही हैं, ब्रांचेज बन रही हैं और काफी मोटी और भारी बन रही हैं, तो वो टूट के गिर जाएगा ज्यादा लंबा हुआ तो वही सपोर्ट देने के लिए इसमें क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक मतलब यही एडवेंटिटियस रूट्स, ये निकलती हैं। तो ये जो यहाँ पर है बरगद का पेड़ है ना, बरगद, जिसे हम फिकस बेंगालेंसिस कहते हैं, ये इसका वानस्पतिक बॉटेनिकल नेम है। तो बरगद, इसमें ये हमारा क्या देखने को मिलता है, प्रॉप रूट। ठीक है, तो ये प्रॉप रूट हमें यहां देखने को मिलता है, ये पिलर के समान होता है और इसको एक यांत्रिक सपोर्ट देता है इसके ब्रांचेस को। दूसरा आप ये देखेंगे तो ये आपको गन्ने में भी नजर आएगा, है ना, मक्के के प्लांट में भी ऐसा नीचे के जड़ से ना गांठों से ऐसे जड़ें निकली दिखाई देंगी आपको, अब ध्यान से जरा देखिएगा। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा प्लांट ऐसे रहता है तो ये थोड़ा तिरछा रहता है उससे, और ये भी एक तरह से क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, एक यांत्रिक सपोर्ट देता है। ठीक है, किसको, प्लांट्स को। तो ये हमारा कहलाता है, तो ये समझ लो, तो ये इस तरह से जो साइड से निकलता है तो ये हमारा कहलाता है अवस्तंभ मूल। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, अवस्तंभ मूल, या इसे हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। तो ये सब भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ये ध्यान में रखना, नाम याद रखना बस कि कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को। ओके, अब ये जो मॉडिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं ये रेस्पिरेशन के लिए हुआ है। तो ये आप जो पौधा देख रहे हैं, ये पौधा है, ये हमारा ऐसे कंडीशन में ग्रो कर रहा है जहां जमीन में और पानी में बहुत सारा नमक है, यानी ये सलाइन कंडीशन में, नमकीन वातावरण में, खारा पानी और खारे मिट्टी में इसका जो है ग्रोथ हो रहा है। तो उस समय ना ये जड़ें जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाती हैं। तो ये क्या होता है, जमीन, जड़ें नीचे नीचे जाती है, फिर वो जमीन को फाड़ के बाहर की तरफ निकलती रहती है। देखिए कितना दूर तक इनकी ये जड़ें जो हैं फैली हुई हैं, ये सांस लेने में मदद करती हैं। तो अगर हम देखें तो ये जड़ें ऐसे निकलती हैं और इनमें ऐसे होल्स बने होते हैं जो इनको सांस लेने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर्स इन राइजोफोरा। तो ये जो पौधा, ये वृक्ष कह लें, पौधा तो नहीं है, वृक्ष देख रहे हैं, ट्री जो देख रहे हैं, ये प्लांट है, ये हमारा राइजोफोरा है। इसके अंदर न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो कि बेसिकली सांस लेने के लिए जड़ें जो है वो रूपांतरित हो गई हैं, मॉडिफाई हो गई हैं। कुछ ऐसे भी जड़ें हैं जो मॉडिफाई हो गई हैं, और वो किस चीज के लिए मॉडिफाई हुई हैं, खाने को जमा करने के लिए। बिल्कुल सही है ना, फूड स्टोरेज के लिए। तो अभी जो सीजन हमारा चल रहा है इसमें हमें बहुत अच्छे से मूली यानी रेडिश देखने को मिलता है, कैरेट, आज तो गाजर का हलवा लोग बहुत चाव से और तरीके से खाते हैं। ठीक है, सलजम है, ये आपका सुगर बीट, चुकंदर है। ठीक है, ये हल्दी हुआ, ये आपका स्वीट 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 पोटैटो, शकरकंदी। नहीं, शकरकंदी का भी अभी सीजन है, बहुत जगह मैं देख रहा हूँ शकरकंदी उबाल के लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके जो है, और ये हमारा है हल्दी। ठीक है, टर्मरिक, हल्दी। तो ये सारे हमारे क्या है, ऐसे जो देखने में खाने वाली चीजें हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारी जड़ें हैं, है ना, पौधों की जड़ हैं। तो अगर कोई कहे कि मूली में आप क्या खाते हैं, तो मूली में हम बेसिकली जो खाते हैं उसकी जड़ें खाते हैं। वैसे भली मूली के पत्तों का हम साग बना लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम इनके
जड़ का सेवन करते हैं मुख्यतः खाने में। मूली के पराठे भी बनाते हैं, गाजर ऐसे भी हम खाते हैं, गाजर का हलवा भी हम बना के खाते हैं। गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, बीटा कैरोटीन इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन ए बनाने में सहायक होता है। तो इसको खाने से हमें विटामिन ए मिलता है और हमारी आंखें मजबूत होती हैं। विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाती है, रात में दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही नेचुरल लाइट खत्म, आर्टिफिशियल लाइट में हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया भी होता है जिसे जेरोप्थेल्मिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब, तो कोई भी आप देखो, सिंपल सा एक फंडा अपनी लाइफ में अपना सकते हो हेल्दी रहने का। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्या है वो? भाई सीजन में जो चीज अवेलेबल हो रही है उसे आप बहुत अच्छे से खाइए, मजा लेके खाइए उसका। कुछ चीजें तो वाकई ऐसी स्वादिष्ट होती हैं कि उसको तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि इसको खाओ, आप खुद ही खाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद खाने में अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हम सीजनल चीज समय पर खाते रहें, अच्छे खासे मात्रा में भी खा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हमें हमारे शरीर को हर तरह का पोषण, हर तरह का नरिशमेंट मिलेगा। फिर हमें किसी तरह का कोई ये नहीं कि इसकी डेफिशिएंसी, उसकी डेफिशिएंसी, या इसकी कमी हो गई, उसकी कमी हो गई, हमें इस तरह की बीमारी या उस तरह की बीमारी होगी, बिल्कुल भी नहीं। बस अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, यानी जल्दी सोइए जल्दी जागिए। सीजन में जो भी उपलब्ध है सब्जियां, जो फल, उनका सेवन कीजिए। बस सबसे बेहतरीन, कोई दूसरा और काम करने की जरूरत नहीं है अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जितने भी है ये है ना, बस मतलब अगर हम कहें तो इस हल्दी को छोड़ दें तो ये सभी द्वि बीज पत्री है, यानी सभी डाइकोटिलिडनस है। हल्दी हमारा एक अकेला है जो एक बीज पत्री है, यानी ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला रूट, यानी कि जमीन के नीचे का काम खत्म। रूट को हम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रूट जो है जमीन के नीचे बढ़ता है जमीन की तरफ, इसलिए पॉजिटिव। जियोट्रोपिज्म मतलब जमीन के अंदर जाना। तो स्टेम को हम क्या कह सकते हैं कि ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, यानी जमीन के विपरीत दिशा में जाता है। और दूसरी बात हम इसको फिर क्या कह सकते हैं, ये प्रकाश की तरफ बढ़ता है, सनलाइट की तरफ जाता है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है ना। तो तना में, स्टेम में हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जड़ में क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए तो एरियल पार्ट में मेन जो हमारा होता है वो स्टेम होता है, उसके साथ ब्रांचेज लगी होती हैं, उन ब्रांचेज पे लीव्स होती हैं, फिर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो एंकरिंग पार्ट होता है वो होता है स्टेम। ठीक है, तो स्टेम में जैसे बताया था कि ये गांठ बनी होती है जिसको हम नोड कहते हैं। यहाँ भी ये गांठ है, यहाँ नोड कहलाता है। दो नोड के बीच के जगह को हम इंटरनोड कहते हैं, है ना। तो नोड, जिसे आप ऐसे गांठ कह सकते हैं, इंटरनोड के लिए जो हम हिंदी में टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है पोरियां। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिएगा कि स्टेम का जो गांठ वाला हिस्सा है, यानी जो नोड है, ब्रांचेज वहीं से निकलेंगी, यानी शाखाएं वहीं से निकलेंगी, पत्तियां वहीं से निकलेंगी, फ्लावर्स वहीं से निकलेंगे, कुछ भी, कोई भी इंटरनोड से नहीं निकलेगा। इंटरनोड से कुछ भी नहीं निकलता। जो भी शाखाएं निकलेंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूटिंग होंगे, लीव्स जो निकलेंगे, वो सभी प्लांट स्टेम के नोड्स से निकलती हैं, इंटरनोड से नहीं निकलती, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो जब आप ये देखेंगे कि गन्ने की खेती की जाती है तो गन्ने की गांठें काट के जमीन में लगाई जाती हैं, कोई बीज वगैरह नहीं लगाया जाता उसका। तो गन्ने की गांठें, है ना, बड़ा सा लंबा सा गन्ना होता है तो उसकी जहां जहां गांठें होती है वो काट के लगाई जाती है। अगर मान लो कोई ऐसा बेवकूफ है जिसको नहीं ऐसी जानकारी है, कहे यार गांठ क्या, गांठ हटाओ, ये बीच वाला जो पार्ट है, इंटरनोड वाला पार्ट, ये बड़ा अच्छा स्मूथ सा दिख रहा है, चिकना सा दिख रहा है, यही लगाऊंगा, भाई कुछ नहीं होगा फिर वहां। ठीक है, गांठें ही हैं, वहां से जड़ें निकलती हैं। ठीक है, फिर वहीं से उसकी शाखाएं निकलेंगी जो एक नए पेड़ के रूप में, गन्ने के पेड़ के रूप में विकसित होगा। जड़ें निकलेंगी, जमीन में जाकर लगेंगी और वो उसको पानी और खनिज लवण अवशोषित करेंगे और पौधे को एक क्या करता है, मजबूती भी प्रदान करता है। देखो घर भी आप बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी है जमीन के ऊपर घर बना दिया, जमीन के नीचे उसका नींव आप बनाते हैं पहले, और जितना मजबूत नींव होगा घर मकान हमारा उतना ही मजबूत बनेगा। तो वैसे ही है, ये जड़ें जो हैं वो पौधों के लिए क्या है, नींव का काम करती हैं। जितना मजबूत जड़ होगा उतनी मजबूत पकड़ होगी पौधों की जमीन के साथ, तो वो जल्दी तेज बारिश में, तेज हवा में, यानी आंधी तूफान में नहीं उखड़ेंगी। ठीक है, तो नोड इंटरनोड हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यही
बात कर रहे थे गन्ने की। गन्ना खाना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी उम्मीद है गन्ना खाना बड़ा अच्छा लगता होगा। देखो, गन्ना भी सीजन में आता है, अभी सीजन है गन्ने का, गन्ना मिल रहा है। और शहर में लोग ज़्यादातर देखता हूँ क्या कि गन्ने का जूस पी लेते हैं और कहते हैं भाई हमें मिल तो गया गन्ने का कंटेंट। देखो भाई, जूस पीना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर गन्ने को हम दांतों से काट के, छील कर, चबा कर उसके जूस को पी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपका ये समझ लीजिए दांतों का अच्छा एक्सरसाइज हो गया, मसूड़ों का एक्सरसाइज अच्छा हो गया, जबड़े का एक्सरसाइज अच्छा हो गया। तो फिर क्या होगा? जब हमारा उम्र बढ़ेगा तो हमें जल्दी मुंह की समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जबड़े कमजोर हो गया, जो भारी हार्ड चीज है उसको दबाया नहीं जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने कभी हार्ड चीज को तोड़ने का अभ्यास ही नहीं किया। भाई देखो, जितना ज्यादा बॉडी बिल्डर होता है क्या होता है, उतना हैवी वेट उठा के एक्सरसाइज करता है, तो ये डोले जो है उसके शोले बन जाते हैं, है ना। नहीं तो अगर बिल्कुल लाइट वेट के साथ वो अगर एक्सरसाइज करेगा तो डोले जो है वो डोलते ही रह जाएंगे, शोले तो बनने की बात बहुत दूर की है। तो वैसा ही है। तो हमें क्या करना है, अगर हम गन्ने को चबा के खाते हैं, इसका एक अपना ही फायदा है, अपना क्या बहुत ज्यादा फायदा है। चलो जूस पी रहे हैं तो वो पेट में जाके जो फायदा देता है वो तो है ही, लेकिन अगर दांत से छील रहे हैं, उसे हम चबा रहे हैं, तो हमारे गम्स के, टिथ के, जबड़ों के बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है। और ये फिर क्या होगा, बुढ़ापे तक मजबूती बनी रहेगी दांतों की। ठीक है, तो चलिए, तो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर नोट्स दिखा रहे हैं, यही आपका वेस्कुलर बंडल। आगे पढ़ेंगे। बेसिकली वेस्कुलर बंडल जो है, इनमें दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है जाइलम और दूसरा इसके अंदर होता है फ्लोएम। इसी को मिलाकर हम बंडल कह देते हैं। जब ये दोनों मिला देते हैं तो बंडल कहलाता है। देखो, एक गन्ना अगर आप रखते हो तो बंडल थोड़ी कहते हैं, लेकिन जब 4-5 गन्ने को एक साथ बांध देते हैं तो कहते हैं भाई ये गन्नों के बंडल बन गई, यानी गठरी से बन गई। तो यहाँ पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम, इसका जब गठरी बना देते हैं ना प्लांट के अंदर, तो वो बंडल कहलाता है, वेस्कुलर बंडल। और जाइलम क्या करता है, ये वाटर यानी जल और खनिज लवण यानी मिनरल्स, इसको जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग में, चाहे वो ऊपर की तरफ या जड़ों की तरफ, अन्य भाग में फूड को पहुंचाता है। ठीक है, अब ये आपके ये नोड्स है, ये नोड्स है, उसके बीच का जो ये रीजन है इंटरनोड, जहां से कोई शाखाएं नहीं निकलनी है, कोई रूट नहीं निकलना है, एडवेंटिशियस रूट, है ना, और ना ही पत्तियां निकलनी है, ना फ्रूट, ना फ्लावर्स, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेम देखें, कैक्टस एक है, तो इसमें क्या है, यहां भी मॉडिफिकेशन हुआ है स्टेम का। क्या मॉडिफिकेशन हो गया, तो बेसिकली जो ये आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, इसका ये जो ग्रीन पार्ट है ना, जो हरा वाला भाग है, ग्रीन पार्ट, ये हमारा जो इसका है वो है स्टेम यानी कि तना। और जो इनके कांटे हैं, है ना, कांटे नहीं, कांटे, ठीक है, कांटे नहीं, कांटे जो हैं बेसिकली ये इसकी पत्तियां हैं। अब देखो, पत्तियों का जो मेन काम है वो क्या है, भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण करके स्टार्च बनाते हैं। अब पत्तियां तो बदल गई हैं स्पाइक्स में, कांटों में, कलर भी इसका ग्रीन नहीं रहा, तो क्या खाना बनाने का काम अब पत्तियां कर पाएंगी? नहीं। तो यहां ध्यान में रखिएगा बात, कैक्टस में पत्तियां जो हैं वो कांटों में रूपांतरित हो गई हैं। तो कैक्टस की कांटे जो है बेसिकली क्या है, पत्तियां हैं। और ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये बहुत अलग अलग तरह के लगाए मैंने, ये ग्रीन पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है इसका स्टेम। अब पत्तियों ने अपना कलर बदल लिया, अपना रूप बदल लिया, तो फिर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो इस जिम्मेदारी को फिर कौन उठाता है, प्लांट का स्टेम यानी तना। उसके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, इसलिए हरे रंग के हो जाते हैं, और ये क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये काफी फ्लैसी होते हैं, मोटे होते हैं, इनके अंदर पानी जमा रहता है। तो कैक्टस जो है वो अपने आप को ड्राई सीजन में एडप्ट करने के लिए चेंज करता है ये सारी चीजें, तो इसलिए रेगिस्तान में कैक्टस बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टेम के मॉडिफिकेशंस की और बात करते हैं। अंडरग्राउंड, तो कुछ स्टेम्स ऐसे जो अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं। अच्छा, ये बनाया आपका केला, बनाना, है ना, ये इतना बड़ा, कहीं क्या बात है। अब सोचो कि केले के पौधे कड़ा नाजुक से होते हैं, इतना भारी अगर केले का फल इसके ऊपर लगेगा तो ये तो गिर जाएगा।
तो ऐसे सूरत में ना इसको अलग से ऐसे डंडियां लगा देते हैं, मोटे मोटे बांस बल्ली लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, तिरछा सा लगाते हैं ना, तो वही समझ लो स्टिल्ट रूट के जैसा वो काम कर रहा है। क्योंकि इसमें नेचुरली वैसा नहीं बनता है, तो हमें आर्टिफिशियली वैसे तिरछा तिरछा उसके साथ बांस बल्ली लगा देते हैं ताकि ये पेड़ ना गिर जाए, क्योंकि गिर गया तो बताओ इतना सारा फल का नुकसान हो जाएगा ना। चलिए जी, ठीक है। तो अगर हम ये जो देख रहे हैं, ये पार्ट अपर पार्ट जो एरियल पार्ट है, जो वायवीय पार्ट है केले का, ये जो है तना कहलाता है, लेकिन बेसिकली ये तना नहीं है। इसका जो मुख्य तना है वो जमीन के नीचे है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये लीफ का बेस है ना, ये पत्तियों का बेस है। तो आप देखोगे बहुत आसान है, देखो आप किसी भी ना आसपास के पेड़ के पास जाना, उसकी पत्ती को पकड़ के खींचना, पत्ती का जो डंठल है ना वहां से टूट जाएगा, जहां वो स्टेम से जुड़ा हुआ होगा वहां से वो टूट जाएगा बहुत आराम से, बीच से आप नहीं तोड़ोगे, बड़ा मुश्किल होगा। सिंपल ऐसे खींचो तो वो क्या होगा, जहां पत्ती का डंठल जो है वो जुड़ा होगा स्टेम से, वहां से वो टूट जाएगा। आप इसके पत्ती को भी पकड़ के खींचो तो क्या देखोगे, ये जो है ना, यहां से अगर मान लो इसको खींच रहे हो तो ये खींचता 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 एकदम जमीन के नीचे घुस जाएगा। यही रास्ता दिखा रहा है आपको कि भाई पत्ती जो है ना जमीन के नीचे कोई चीज है, वहां से जुड़ा हुआ है ये, तो स्टेम वहां है जमीन के नीचे, तो ये अंडरग्राउंड है। फिर आप देख लें, ये हमारा अदरक है, लहसुन है, प्याज है, ये आलू है, ये सभी जमीन के अंदर होते हैं। अब जमीन के अंदर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जड़ है। अब देखो मूली है, गाजर है, सलजम है, स्वीट पोटैटो, चुकंदर, सुगर बीट, ये सभी आपने देखा, तो उन सबको ध्यान से देखिए, क्या उनके ऊपर कोई सूखी सी ड्राई सी लीफ मतलब कवर होता है क्या, डेड सा नहीं होता ना। लेकिन आलू के ऊपर, प्याज के ऊपर, जिंजर गार्लिक के ऊपर यानी लहसुन अदरक के ऊपर आपको ऐसा एक सूखा हुआ सा परत मिलता है। ये खासियत है ना, ये अलग अलग कर रहा होता है जो एक्चुअली जो जमीन के नीचे बनने वाले खाने वाले रूट है और जो जमीन के नीचे वाले तना है, तो ये सब तना का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका एक बीज पत्री है, ये आपका एक बीज पत्री है यानी मोनोकोटिलिडनस है, ये डाइकॉट है यानी द्वि बीज पत्री प्लांट है। ठीक है, केले में बीज नहीं बनता। ऐसे फ्रूट्स जो बिना बीज के बनते हैं इन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो अंगूर है, केले हैं, ये सब ऐसे फल हैं जिनमें आपको बीज नजर नहीं आते। चलिए, अब हमारा कुछ सवाल जवाब का सेगमेंट आ रहा है सामने। तो क्या है हमारा, क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्विनीन एक दवा की तरह यूज होता है और मलेरिया के फीवर को उतारने के लिए ये दिया जाता है। तो ये कहां से निकलता है, किस प्लांट के किस पार्ट से निकलता है, क्या ये रूट से, स्टेम से, लीव से या बार्क से, जड़, तना, पत्तियां या पौधों की जो छाल होती है, कहां से ये हमें मिलता है, जल्दी से बताइए, है ना। कुनैन जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है ना। कई बार मुहावरा है, खाना ऐसा जैसे लग रहा है कुनैन की गोली खा रहा है, तो कुनैन की गोली बड़ी कड़वी होती है ना, खाने पर मुंह बड़ा अजीब तरीके से लोग बनाते हैं। तो जब कोई खाने की चीज हम खाते हैं बड़ा मुंह बना के, तो गांव घर के लोग ना इस तरह से कटाक्ष करते हैं कि भाई ये तो ऐसे खा रहा है खाना जैसे लगा इसे कुनैन की गोली दे दी गई हो खाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो जिनने भी आंसर दे दिया है उनके लिए लाइक्स है मेरी तरफ से। और बता दूं कि ये बेसिकली बार्क यानी कि पौधे के छालों से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अभी एक थोड़ा सा लाइट मोड में बात करता हूं कि अच्छा ये बताओ, कुत्तों में और पौधों में क्या समानता है। प्रोफेसर, कुत्तों में और पौधों में क्या समानता है। कुत्ता तो एनिमल है, पौधा जो है वो तो पादप वर्ग से आता है, क्या समानता हो सकता है। तो भाई समानता जो है बार्क, कुत्ता भौं 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 करता है ना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बार्क। और पौधों में छाल जो होता है उसको भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बार्क। तो पौधों में और कुत्तों में क्या समानता है, दोनों बार्क में कॉमन है। बहुत खतरनाक पीजे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are characteristic features of trees in mountain range? जो माउंटेन रेंज पे होते हैं, पहाड़ों पे, शिमला ये सब पे जब जाओगे
कई लोग आप में से गए भी होंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर उनकी पत्तियां जो होती है कांटेदार होती हैं, पतली पतली सी होती हैं, क्योंकि वहां बर्फबारी होती है। चौड़े पत्ते होंगे ना, बर्फ उस पर चिपक जाएगा और ज्यादा ठंडा लग के वो भी मर जाएगा। पौधे भी ज्यादा ठंडा नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों में होते हैं। मोर देन वन करेक्ट आंसर है ना। तो ये बताइए स्लोपिंग ब्रांचेस। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप ये देखो, पता नहीं, मैं तो कभी विदेश नहीं गया हूँ, लेकिन ज्यादातर जैसे कई ऐसी मूवीज देखता हूँ और वहां पर तो ज्यादातर घरों के जो छत होते हैं ये ऐसे बने होते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो झोपड़ी ऐसे बनते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े कोठियां, बड़ी बड़ी महल जो होते हैं, उन सब की छत जो होती है, जो फाइनली ऊपर होता है, वो सब इस तरह से बने होते हैं, स्लोपिंग, है ना। हमारे यहाँ तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके स्क्वायर फॉर्म में हमारा जो है छत वो बन जाता है, लेकिन वहां पर ऐसे स्लोपिंग बनाते हैं, क्यों? बिल्कुल सही, उधर बर्फबारी होता है। अगर वो ऐसा बनाएंगे छत, तो पूरा छत के ऊपर इतना मोटा मोटा बर्फ जम जाएगा भाई। कब जब बर्फबारी शुरू होती है, तो इंडिया के अंदर देखो सीजन में तो 3-3 फीट तक बर्फ जम जाता है, 2-2 3-3 फीट तक के तो बहुत कम होते हैं, वहां तो रेगुलर होता रहता है। अब सोच लो, इतना बर्फ अगर घर के छत पर जमा होगा तो छत पर वेट कितना होगा, और ये स्ट्रक्चर उस एडिशनल वेट को क्या टॉलरेट कर पाएगा। तो पता चला धड़ छत टूट के नीचे आ गया, सारे बर्फ घर के अंदर। इसलिए स्लोपिंग बनाते हैं। देखो स्लोपिंग के बाद भी ना कई फीट तक उसके ऊपर बर्फ जम जाता है, वैसे उसे डंडा करते हैं तो सर 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 करके नीचे गिरता है, ठीक है। तो स्लोपिंग बनाना वहां की मजबूरी है, कलाकारी नहीं है। ये समझ लीजिए, जहां कहीं का जैसा पहनावा है, ओढ़ावा है, परिवेश है, मकान की बनावट है या सड़कों की बनावट है, या वहां का जो सामाजिक चलन है, वो वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से किया गया है, ठीक है। वो वहां के लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम यहाँ अगर बनाएंगे तो हमें कहेंगे नुकसान ही हो जाएगा भाई, हम तो 5 मंजिला मकान ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो स्लोपिंग ब्रांचेज होती है। निडल लाइक लीव्स, सुइयों जैसा है, ये भी सही है। वैक्सी थिक स्टेम, या फिर लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स, लंबी गहरी जड़ें, ठीक है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण। तो ये मोर देन वन करेक्ट आंसर का है, तो हमारा क्या हो गया आंसर, ए और बी, यानी कि स्लोपिंग ब्रांचेज और निडल लाइक लीव्स, ये वहां की खासियत होती है। ओके जी, अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस हेल्प द कैक्टस टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन। अभी हमने देखा था कैक्टस, डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी इलाकों में नागफनी पौधों को जिंदा रहने के लिए जो बदलाव आते हैं वो कौन से बदलाव है ना। क्या पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं? बिल्कुल सही, हमने देखा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, और इस वजह से उनके जो तना है वो प्रकाश संश्लेषण में पार्टिसिपेट करने लगता है। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, ये भी सही है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण का काम तो पत्तियों का है ना। लेकिन पत्तियां वहां कांटों में रूपांतरित हो गई है, तो ये काम फिर कौन कर रहा है? तना कर रहा है। तो पत्ती का कार्य तना कर रहा है, ये भी सही है। तने पर एक मोटी परत होती है, मैंने बताया था ये काफी मोटे होते हैं, ताकि उसके अंदर जो पानी उन्होंने जमा कर रखा है ना, रसदार, तो पानी जो जमा कर रखा है वो जल्दी वाष्पित ना हो जाए, ट्रांसपिरेशन ना हो। जड़ें सतह के समीप होती हैं, देखो सतह के समीप होगा तब तो झुलस जाएगा, बहुत गहरी जड़ें होती हैं, तो ये सही नहीं है। तो सही समुच्चय क्या है? ये आपके ऑप्शन है, यहां से आपको सही बताना है कि क्या है। तो हमने देखा डी गलत है, तो ए बी सी ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ओके, तो हमने प्लांट्स में अभी तक रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, अब बात करते हैं लीफ की। तो ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, एक हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए, एक हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या है, ये जो पत्तियों का बाहरी सिरा, ये जो पूरा चौड़ापन जो बनावट देखते हैं, इसको हम कहते हैं पत्तियों का, ये कहता है लीफ लैमिना, है ना। ये लीफ लैमिना या अस्तारिका, हिंदी में क्या कह रहे हैं? अस्तारिका, अंग्रेजी में लीफ लैमिना, ठीक है। नोड तो हमने देख ही लिया। अब ये देखिए, ये जो डंठल, जिस डंठल से ये जुड़ता है स्टेम के साथ, उसको क्या कहते हैं? पत्रावृंत, और उसी को हम यहाँ कहते हैं पेटियोल, है ना। पत्रावृंत या फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेटियोल। उसके बाद यहां पर हमारा क्या? पत्राकार, ये है स्टिप्यूल्स। पत्राकार यानी पत्ती के आकार का। तो स्टिप्यूल्स छोटे छोटे, आप देखेंगे कभी उड़हुल के पौधों को देखोगे तो वहां पर आपको
इसके जहां से पत्तियां जड़ती है ना, वहां पर छोटे छोटे ऐसे लीफ जैसी रचना निकली होती है, उसी को स्टिप्यूल्स कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पत्राकार कहते हैं। उसके बाद यहाँ क्या होता है, ये टिप्स जो भी है, वेन्स, मिड वेन्स, तो ये जो बीच में है ये है मिड वेन, ठीक है। और इससे ऐसे ये निकली होती हैं और सारी पतली पतली धाराएं, रेखाएं जैसी चीजें, तो इसको कहते हैं हम वेन्स, ठीक है। और मिडरिब ये बीच में मोटा सा होता है पत्तियों के, तो ये मिडरिब, और साइड साइड में ये वेन्स। ये सारे पत्तियों के अलग अलग उसके रचनाओं के नाम है, याद रख ले। अब हम अगर पत्तियों को ध्यान से देखें, ऐसा आपने देखा होगा कई बार जब शगुन की कोई चीज भेजी जाती है तो उसमें इस तरह के पीपल के जालीदार पत्ते लगाए जाते हैं, तो ये कहलाता है इनका क्या, वेनेसन, यानी वेन। जो अभी हमने देखा कि पत्तियों में वेन्स होते हैं, उस वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो ये बिल्कुल जालीनुमा रचना देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। दो तरह का वेनेसन देखने को मिलता है, और ये रेटिकुलेट वेनेसन जो मिलता है वो किसके अंदर मिलता है, डाइकॉट्स के अंदर, यानी द्विबीजपत्री पादपों के अंदर, ठीक है। एक बीजपत्री में जालिकादार सिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनेसन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल वेनेसन। पैरेलल में आप क्या देख रहे हैं, ये बीच में जो है केले का पत्ता, साउथ के लोगों को बहुत पसंद है, वहां केले बेसिकली बहुत ज्यादा होते हैं, पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। आप देखेंगे इधर बिहार उत्तर प्रदेश के रीजन में, पहले के जमाने की बात करूं तो सखुआ के पत्तों की थाल बनाई जाती थी, वही जो है फंक्शन में लोग बाग खाने खिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इधर इस तरह के पेड़ों की बहुतायत थी। लेकिन साउथ में ज्यादातर बहुतायत किस चीज की, वहां केले ज्यादा उगाए जाते हैं, तो केलों के पौधे वहां पर है, वहां उनके पत्तियां, इसलिए वहां ना खाना खिलाने के लिए केलों के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, ढकने के लिए केलों के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीच में मिडरिब, और इसके वेन्स को ध्यान से देखें तो ये क्या है, ऐसे एक के बीच से ऐसे इस तरह से निकला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर जा रहा है ना। तो थोड़ा सा हम इसका मैग्नीफाई रूप देखते हैं कि अगर एक छोटा सा पोर्शन को अगर हमने बड़ा करके आवर्धित करके देखा तो हमें नजर आएगा कि देखिए, है ना। तो ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये देखो, ये बीच में मिडरिब जा रहा है और ये ऐसे धाराएं, रेखाएं सी हमें दिख रही हैं, ये पैरेलल। और इसकी भी पहचान बहुत आसान है, क्या कीजिए, किसी एक पत्ती को लीजिए, उसको ऐसे फाड़िए, आरा तिरछा टूटता है, फटता है, तो वो रेटिकुलेट वेनेसन है। और केले के पत्ते अगर आप करोगे तो बिल्कुल सीधा, ठीक है। ऐसे ही आपके कौन से हैं, चाहे गन्ने की बात कर लो, मक्के की बात कर लो, गेहूं की बात कर लो, चावल की बात कर लो, उनकी पत्तियां भी ऐसी हैं। तो ये जो पैरेलल वेनेसन मिलता है, ये हमें मिलता है मोनोकॉट्स के अंदर, यानी एक बीजपत्री पादपों में ये हमें समानांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेसन, ठीक है। जालिकादार यानी रेटिकुलेट वेनेसन वो डाइकॉट्स में मिलता है, जैसे आम है, इमली है, लीची है, संतरा है, ये सारे, ठीक है। लीफ, स्टोमेटा यानी रंध्र, जैसे हमारे नाक होती है ना, और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये तब पता चलेगा जब वापस से गर्मियों का मौसम आएगा, तो आप देखेंगे कि उन्हीं पोर्स से ना पानी की बूंदें बाहर निकल रही हैं। ऐसे ही क्या होता है, पौधों में भी होता है, लेकिन ये जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, यानी जो पोर्स हैं, ये सिर्फ उनकी पत्तियों में होते हैं, पत्तियों के अलावा और कहीं नहीं होते, पत्तियों में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहां से पानी की बूंदें निकलती रहती हैं। तो इस तरह से पत्तियों के थ्रू डे टाइम में, दिन में सूरज की गर्मी से जो पत्तियों में से पानी निकलता है वाष्प बन के, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमेशा डे टाइम में होगा, सनलाइट की उपस्थिति में। अगर सूर्य प्रकाश ज्यादा तेज होगा तो ट्रांसपीरेशन का रेट ज्यादा होगा। विंड वेलोसिटी, हवा की भी गति अगर ज्यादा होगी, देखो कपड़े अगर सुखाते हो कई बार बारिश के मौसम में, तो घर में आप क्या करते हो, कपड़े डाल के पंखा चला देते हो, तो क्या होता है, जब तेज हवा बहती है तो वो अपने साथ पानी लेके दूर तक चली जाती है, तो तेजी से पानी उसके सरफेस से निकलता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। कब, जब हम उसे तेज हवा के संपर्क में रखते हैं। तो आंधी अगर मान लो नेचुरली चल रही है, तो पत्तियों पर से हवा तेज बह रहा है तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। सूरज की प्रकाश ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। ये डे टाइम में होता है। दूसरा एक कहलाता है गटेशन। गटेशन ये नाइट टाइम में होता है, और ये क्या होता है, पत्तियों के सिरे पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें,
ये वाष्प बन के नहीं निकलता है, ये पानी की बूंदें। आप कई बार देखोगे कि सुबह टहलने जा रहे हो तो पत्तियों के साइड साइड में ना पानी की कुछ बूंदे से चिपकी नजर आती हैं। एक तो ओस है जो अभी सर्दियों के मामले में आप दिखता है, वो ओस है पूरे इस पे नजर आता है, और एक ये ऐसा है साइड साइड में, यहाँ पर ऐसे साइड साइड में पानियों की बूंदे दिखेंगी। तो ये गटेशन की वजह से वो पानी बाहर निकल के आता है। ये नाइट टाइम में होता है, ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होता है। चलिए, स्टोमेटा यानी कि अब इसमें है छेद है, बहुत सारे छेद है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। चलिए आवर्धित करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। चलो भाई मैग्नीफाई हो जाओ जल्दी। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, वेट। तो इस छोटे सा पार्ट को हमने मैग्नीफाई किया। अब ये देखो, तो ये आपको जो है यहां पर ये स्टोमेटा 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 है, बीन शेप का हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टोमेटा है जो पत्तियों के निचले हिस्से में उपस्थित होता है, ऊपरी हिस्से में नहीं। देखो ऊपर में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है ना। पत्तियों का भी अगर ध्यान से अवलोकन आप करोगे, उनको ध्यान से लीव्स को अगर देखोगे तो ऊपर वाला सरफेस ज्यादा गहरा हरा होता है, नीचे वाला उसके कंपैरिजन में थोड़ा लाइट होता है। ऊपर वाला जो सतह होता है बड़ा चमकीला होता है, नीचे वाला इतना चमकीला नहीं होता है, क्योंकि उस पर वैक्स की कोटिंग होती है, सो दैट कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, परावर्तित कर सके। ठीक है, तो ये सब एक अनुकूलन है, एक एडेप्टेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सबको हम ध्यान से देखें तो स्टोमेटा में क्या होता है कि हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन और वाटर, वाटर किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है। यही जो वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहलाती है। CO2 लेता है और O2 रिलीज करता है, तो ये क्या कहलाता है, यही प्रोसेस किसके अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, ये ओपन स्टोमेटा ऐसे खुला हुआ है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो होता है एक इसके अंदर गार्ड सेल्स यानी गार्ड कोशिकाएं होती हैं जो इनको गार्ड करता है। इसके अंदर भी ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, यानी हरित लवक उपस्थित रहता है, इसकी वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। ये यहाँ पर रिक्तिका या वैक्यूल्स कह लें, ये वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, गार्ड सेल्स हैं और ये हमारा स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है। ओके जी, तो अब हमारा आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ हरी पत्तियों का इसमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन यानी उसका मुख्य कार्य नहीं है, कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। क्या खाना बनाना उसका मुख्य कार्य नहीं है? है इंटरचेंज ऑफ गैसेज। अभी देखा स्टोमेटा होते हैं पत्तियों में सिर्फ होती हैं, वो फ्लावर्स में नहीं होती, फ्रूट्स में नहीं होती, स्टेम्स में नहीं होती, रूट्स में नहीं होती, सिर्फ पत्तियों में होती। तो वहां एक्सचेंज करता है, गैसेज एक्सचेंज, तो इंटरचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर तो देखा ट्रांसपिरेशन होता है, इसी स्टोमेटा रंध्र के थ्रू पानी का वाष्पीकरण होता है। कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, जी नहीं। तो हमने अभी देखा था वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। फ्लोएम जो है फूड का कंडक्शन करता है, जाइलम वाटर और उसके साथ मिनरल्स का कंडक्शन करता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये लीफ का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्सेस वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ प्लांट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रिया में पौधों से अतिरिक्त पानी बूंदों के रूप में निकल जाती है? तो ये हमारा है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर डिगिंग अ ग्रास प्लांट अ स्टूडेंट ऑन ऑब्जर्विंग इट्स रूट एंड लीव्स नोट्स डाउन हिज ऑब्जर्वेशन एज फाइब्रस रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन। देखो फाइब्रस रूट मोनोकॉट्स के अंदर होता है, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स के अंदर होता है। तो ये गलत होगा, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं बन सकते कि फाइब्रस भी और रेटिकुलेट भी। फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट्स किस में होते हैं, मोनोकॉट्स यानी एक बीजपत्री में होते हैं। पैरेलल वेनेशन किस में होता है, ये भी एक बीजपत्री में देखने को मिलता है। तो ये सही है। टैप रूट ये द्विबीजपत्री के अंदर होता है, पैरेलल वेनेशन एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट के अंदर होता है। टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन, तो टैप रूट है, रेटिकुलेट यानी जालिकादार जड़ें। तो किसी घास के पौधे को, तो घास है ना, ग्रास क्या है, एक मोनोकॉट है, डाइकॉट नहीं है। तो मोनोकॉट की खासियत क्या होती है, रूट फाइब्रस होते हैं, इसलिए सिर्फ सरफेस पे ही ज्यादा झब्बेदार घास होती है। वेनेशन जो होती है, पत्तियां जो होती है, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन।
ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द लीव्स ऑफ कैरेट प्लांट्स हैज रेटिकुलेट वेनेशन। कैरेट, तो बिल्कुल कैरेट जो हमारा है वो डाइकॉट के अंदर आता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये जो असर्शन दिया है ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, बिल्कुल सही। मैंने बताया था कि प्लांट्स जिसमें टैप रूट है वो हमारा डाइकॉट से बिलोंग करता है और डाइकॉट के जो लीव्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, जी नहीं, फाइब्रस रूट्स किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स में, एक बीजपत्री पादपों में, और उनकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, ना कि रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये सही है, ये सही है। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं क्या है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ रूट्स एंड वेनेशन ऑफ लीव्स। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है कि भाई ऐसा नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा फाइब्रस रूट है तो उसमें पैरेलल वेनेशन होगा, टैप रूट है तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ वेनेशन ना। वी कांट से कि नो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो लेकिन अब देखते हैं कि लीव्स ऑफ कैरेट प्लांट्स हैज रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, अच्छा यहां पर थोड़ा सा जो है, जो हिंदी भाषी हमारे दोस्त हैं उनको समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो उनके लिए ये फॉर्मेट आपके सामने रख दिया। एक बार जल्दी से फटाफट से आप पढ़ लीजिए। तो हमने ये देखा कि जो अभिकथन था तो ये क्या होगा, तो सही आंसर हमारा क्या कि ए एवं S1 सही है और ए का समर्थन S1 करता है ना। देखो हमने पीछे यहां देखा था ना, S2 भी गलत हो गया था, S3 भी गलत हो गया था, ठीक है। तो हमारा क्या स्टेटमेंट यानी ए जो है सही है, इसके अलावा S1 ये भी सही है, S2 और S3 तो हमारा गलत था, ये कथन सही नहीं था, ठीक है। ओके, अब फ्लावर पार्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने स्टेम पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, लीव्स पढ़ लिया, फ्लावर्स पढ़ लेते हैं। तो ये फ्लावर्स के हमारे पार्ट्स हैं। तो ये जो आप ग्रीन कलर से बीच में देख रहे हैं ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर। हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री केसर, अंग्रेजी में ये पिस्टिल कहलाता है। और इसके अंदर ये 3 पार्ट हैं। ये ऊपर जो है वो स्टिग्मा कहलाता है या वर्तिकाग्र, स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। पॉलन ग्रेन्स एक मेल पार्ट है। और ये बीच में जो डंडा सा लंबा सा है ये वर्तिका कहलाता है यानी स्टाइल। और नीचे जो ये घड़े जैसा शेप है ये अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। फिर ये जो डंडा सा लंबा सा है वर्तिका यानी स्टाइल, पॉलन ग्रेन्स वहां ग्रो करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, उसी पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट आगे की तरफ बढ़ता है, फिर उसके बाद पहुंचता है इस अंडाशय के पास। पोलन ग्रेन उस अंडाशय में छेद करता है, फिर पोलन ग्रेन फट जाता है और वहां से मेल गैमेट रिलीज होकर अंडाशय के अंदर आ जाता है। यहां 2 मेल गैमेट निकलते हैं और यहां पर फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए यहां डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी निषेचन 2 बार होता है, ठीक है। तो ये हमारा है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं पत्तियों जैसी रचना, ये है आपका पेटल और सेपल। जब कली जैसा स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो उसके ऊपर जो हरे रंग का आवरण होता है वो कहलाता है सेपल, और उसके अंदर जो होता है पेटल, है ना, कैलिक्स कोरोला। कैलिक्स का यूनिट सिंगल, सेपल, कोरोला उसका सिंगल यूनिट, पेटल। पेटल ही जो है कलर्ड पार्ट होता है प्लांट्स का, जो खूबसूरत आकर्षण जो पौधों को फूलों को मिलता है उनके कलर से, वो पेटल की वजह से मिलता है। और पेटल क्या है, कोरोला का एक पार्ट है। तो कैलिक्स कोरोला ये जो है फूल के अंदर कोई कह सकते हो कि मेल और फीमेल फ्लावर का इसेंशियल पार्ट नहीं है। ये आपका है पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है, 3 पार्ट में बटा होता है, फीमेल फ्लावर पार्ट है 3 भाग में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और स्टामेन ये एंथर और फिलामेंट। ये देख रहे हैं डंडे सा ये गोल सा पीला सा, ये एंथर है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वो जिस डंडे से टिका हुआ रहता है उसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये आप देख रहे हैं फ्लावर, तो इसके पार्ट्स तो अभी देखा, ये ग्रीन पार्ट ये हमारा कहलाता है कैलिक्स, ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं जो खूबसूरती प्रदान करता है पौधों को, कोरोला, तो ये सेपल, ये पेटल्स। अब इसी के अंदर इंक्लोज्ड होता है मेल और फीमेल फ्लावर्स का पार्ट, जिसे हम ऐसे गाइनेसियम और एंड्रोइसियम भी कहते हैं। गाइनेसियम का ही सिंगल जो इकाई है उसे हम पिस्टिल कहते हैं, एंड्रोइसियम का जो एक इकाई है उसे हम स्टैमन कहते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट हमने देखे, स्टैमन के 2 पार्ट, पॉलन ग्रेन और फिलामेंट।
ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा फ्लावर हर गांव, गली, कस्बे, शहर, बाजार सब जगह नजर आता है। ये है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, और ये गुड़हुल या उड़हुल हम ऐसे बोलते हैं। चलिए, तो ये इसका कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये सेपल, ये पेटल। अब ये जो पार्ट है, ये आप देखिए, ये फीमेल पार्ट है और इसी से ये पॉलन ग्रेन्स निकले हुए हैं। जरा इसको हम इनलार्ज करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके मॉडिफाई करके, हमें अच्छे से नजर आएगा, दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो येलो येलो पार्ट देख रहे हैं, ये है पॉलन ग्रेन्स, ये स्टैमन है, ये मेल पार्ट है स्टैमन। और ये बीच से डंडा जैसा होता हुआ जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, तीन सा ये निकला हुआ, ये है स्टिग्मा। ये किसका पार्ट है? पिस्टिल का, फीमेल पार्ट, स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स यहाँ निकलते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से ट्यूब बनाते हुए नीचे पहुंचते हैं। ये ट्यूब यहाँ से बनाते हुए यहाँ पहुंचते हैं, अंडा से यहाँ रहता है, ओवरी यहाँ रहता है, वहां जाके पॉलिनेशन, मतलब पॉलन ग्रेन आके निकलना, ये तो हो गया पॉलिनेशन। फिर पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट्स का यहाँ पहुंच जाना अंडाशय के पास और वहां जाके निषेचन करना, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। 2 बार निषेचन यहाँ होता है, ठीक है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन टर्म यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्लोव्स यूज्ड एज स्पाइस क्या है? प्लांट का कौन सा पार्ट है? मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाली लौंग निम्नलिखित में से किस पौधे के हिस्से से प्राप्त होती है ना? तो बेसिकली पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है? क्या ये बीज है, फल है, फूलों की कलियां हैं या पत्तियां हैं? तो अगर आप लौंग को ध्यान से देखोगे, देखो एक लौंग होता है, कौन सा? बिल्कुल सही, जो नाकों में पहनते हैं वो लौंग है ना, और एक लौंग ये खाने वाला मसाले का। तो ये हमारा क्या है? फूलों की कलियां हैं, है ना, फ्लावर्स, बर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, पॉलिनेशन। अभी आपको बताया, पॉलन ग्रेन से निकलकर स्टिग्मा तक जो सफर तय करता है, पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा से स्टैमेन से निकल के स्टिग्मा तक का जो सफर तय करता है, ये कहलाता है पॉलिनेशन। कई अलग अलग तरीके हैं पॉलिनेशन के, है ना। ये बी, हनी बी के द्वारा हो रहा है, बैट्स के द्वारा होता है, दूसरे पक्षियों के द्वारा होता है, तितलियों के द्वारा होता है, हवा से भी होता है। तो ये सारे बहुत सारे अलग अलग कारण है। कभी पानी में भी होता है, क्योंकि कुछ पौधे पानी में ग्रो करते हैं, उनके फ्लावर्स जो होते हैं ऊपर होते हैं, तो वो पानी के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब उसी को एक यहाँ पर चक्र से समझाया गया है, जो कि आपको पहले बताया था कि स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स गिरता है, फिर ये ट्यूब बढ़ता है। ये देखिए, मैंने कहा था 2 मेल गैमेट हमारा बनता है, वो 2 मेल गैमेट हमारा कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है अंडाशय के अंदर, जहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो ये एक हमारा इस एग के साथ मिलता है और वो जायगोट बनाता है, दूसरा हमारा एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म ही बाद में कॉटिलिडन्स बनाता है, जो जन्म ले रहे पौधे को नरिशमेंट देता है। नारियल का पानी आप लोगों ने पिया होगा, नारियल का जो पानी है वो भी एक एंडोस्पर्म है, एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो नारियल का पानी वो भी बड़ा ही पोषक से भरपूर होता है, इसलिए आप देखेंगे कि जनरली लोग तो पीते ही हैं, लेकिन जो बीमार लोग होते हैं, और अगर हमारा जेब अलाउ कर सकता है, तो हम अपने घर में जो बीमार लोग होते हैं उनको नारियल का पानी देते हैं, ताकि वो जल्दी से ज्यादा पोषण ले और ताकतवर बने, ठीक है। ओके, तो फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, पॉलन ग्रेन्स आता है, ये नीचे से हमारे ओवरी के अंदर एंटर करता है, 2 मेल गैमेट अंदर जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, इसमें मैच द फॉलोइंग प्लांट्स कॉलम ए विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉलम बी। क्या है? ए और बी, इसका मिलान करना है। थोड़ा सा समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से लेके जा रहा हूं। तो हमारा सही जो मिलान है वो ये है, इस चीज को ध्यान में रखें कि एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से हमारा रिप्रोडक्शन होता है, फंगाई में स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। डाहलिया, आजकल सीजन है, बहुत ही कलरफुल पौधे होते हैं ये डाहलिया, बड़ा ही मनमोहक फूल होते हैं इसके, है ना। तो डाहलिया में रूट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कैक्टस में डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, इससे हमारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, नीचे दी गई तालिका से उस समूह को चुनिए जिसमें किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर के सही भाग दिए गए। पुंकेसर है मेल पार्ट, स्त्री केसर फीमेल पार्ट, है ना। तो स्टामेन, इसी को पुंकेसर कह रहे हैं, पिस्टिल इसी को स्त्री केसर कह रहे हैं। तो पुंकेसर में क्या था, यानी स्टामेन में क्या था? पॉलन ग्रेन्स और फिलामेंट, है ना। तो और दूसरा हमारा स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल में क्या था?
सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल एंड ओवरी। तो देखते हैं, तो ये स्टामेन की बात कर रहा है, पिस्टिल की बात कर रहा है। तो यहाँ हो गया एंथर, फिलामेंट, सेपल। भाई सेपल तो हमारा फ्लावर्स का बर्ड वाला पार्ट था, ग्रीन, जो बर्ड्स को यानी फ्लावर जब तक नहीं खिलता जो हरे रंग का कवर उसको घेरे रहता है उसको सेपल कहते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा। देखिए स्टाइल और स्टिग्मा ये तो फीमेल पार्ट है, इसलिए ये भी गलत हो गया। एंथर और फिलामेंट ये सही है इसके हिसाब से। यहाँ ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये भी सही है ना। एंथर, फिलामेंट यहाँ सही है। यहाँ लेकिन देखिए ओवरी, पेटल, तो पेटल भी मेल और फीमेल फ्लावर का पार्ट नहीं है। सेपल एंड पेटल्स ये सिर्फ एक आकर्षण पैदा करने के लिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका हमारा क्या हो गया कि 3, एंथर, फिलामेंट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, हमारा सही आंसर जो है यहाँ पर वो 3 नंबर का है, ठीक है। पेटल्स तो कभी भी पिस्टिल का पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का ये जर्नी जो है समाप्त होता है, जहाँ हमने मॉर्फोलॉजी की बात करी, थोड़ा बहुत हिस्टोलॉजी देखा, जैसे जाइलम फ्लोएम की बात करी, थोड़ा सा फिजियोलॉजी देखा, ट्रांसपिरेशन की बात की, फोटोसिंथेसिस की बात की। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर चर्चा कीजिएगा कि राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर जीएस की एक बहुत बड़ी टीम, अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आते हैं और हमारे जीएस के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उनके क्वेश्चंस को समझाते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं। जरूर अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस कीजिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।